गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों को उनका जो प्रथम जूलॉजी में जो प्रथम यूनिट है, प्रथम यूनिट का प्रथम चैप्टर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 15 से 20 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आइए आज जो हम कोशिका हमारा मेन टॉपिक है। तो कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में हम बता भी चुके हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब सारी क्रियाएं, ठीक है, कोशिका में संपन्न होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं को बॉडी का या जीवों की संरचना बनाने का और जितने भी कार्य होते हैं वो सब के सब कोशिका के अंतर्गत ही संपन्न होते हैं। तो कोशिका के अंतर्गत विभिन्न कोशिकांग आते हैं। तो उनमें से एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पर चर्चा करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। और इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो साइकिल होती है, साइट्रिक एसिड चक्र जो होता है वो इधर से क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो हम पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इस पर हम आपको बताएंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आगे आपको बताएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंतर्गत आता है, मतलब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक है, और कोशिका के अंतर्गत, चूंकि कोशिका एक जीवित अंग है, ठीक है, तो उसके अंदर श्वसन की प्रोसेस भी होती है। तो श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है और साथ में ऊर्जा बनाने का काम करता है। जैसे जो कुछ हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एनर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी बनती है, तो एनर्जी बनाने का या ऊर्जा को बनाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया का काफी महत्व है। ठीक है, तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मांसपेशियों में सबसे पहले कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर इसके अंतर्गत अभी हमने आपको बताया था कि एक चक्र चलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है, ठीक है, जिसको हम साइट्रिक एसिड चक्र कहते हैं। और ये चक्र की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में, इस चक्र की खोज किसने की थी? तो वो हैंस क्रेब्स ने की थी। हमें याद रखना है, साइट्रिक एसिड चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने की थी। और अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हैंस क्रेब्स को समझाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इधर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम देना है, कंपटीशन के एग्जाम भी देना है। तो एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कोई भी एग्जाम जब आप देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको अभी जो एग्जाम आने वाले उसकी दृष्टि से भी पढ़ना है, और इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे जो भी आप एग्जाम देंगे कंपटीशन के, वो इधर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे हमने आपको जैसा कि अभी बताया था कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
अब देखो मतलब हमने ये थोड़ी सी डिटेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जान ली है। अब हम बात करते हैं कि ये दिखता कैसे है। ठीक है, कोशिका के अंतर्गत तो चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो दिखता कैसा है, तो ये देखिए गोल भी होता है, रैकेट के आकार का भी होता है और मुदगर जैसे भी होता है। मुदगर, जो मुदगर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग भी होता है, डम्ब शेप्ड। ठीक है, आगे अब वो क्वेश्चन ये भी होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या देखा जाए तो कोशिका में कितनी हो सकती है। तो देखिए, एक कोश के जीवों में जैसे प्रोटोजोआ है, और जैसे अगर हम शैवाल के अंतर्गत देखें तो शैवाल में क्लोरेला नामक शैवाल है और प्रोटोजोन्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनमें उपापचय रूप से कोशिकाएं सक्रिय हों, जो कोशिकाएं ज़्यादा ग्रोथ करती हों, ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता हो, उनमें देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, आगे कार्य की बात करें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हमने अभी आपको बताया है। एक तो एक श्वसन का काम करता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ही होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, सबसे आइए अब हम जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि दिखने में कैसा है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से और अंदर भी हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का इस जो है आकार ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाह्य झिल्ली। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य, हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य झिल्ली। और यह बाह्य झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। फिर इसके अंतर्गत ये जो अंदर वाली झिल्ली है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। आंतरिक झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। फिर इसके अंतर्गत बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्पेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मतलब इंटर, यानी माध्यमिक प्लाज्मा झिल्ली या माध्यमिक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आंतरिक स्पेस होता है, इसमें एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, यहाँ भी एक छोटा छोटा सा कह सकते हैं द्रव रहता है, इसमें भी द्रव भरा रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर चलते हैं, तो इसमें भरा रहता है मैट्रिक्स। ठीक, देखिए बेटा, इसमें भरा रहता है मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होती है? तो पायरुविक एसिड, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या होता है ये हम आगे, यदि आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को जान जाते हैं तो इसके अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होंगी उनको हम आगे आपको समझाएंगे। पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड, फैटी एसिड, इनका दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इनके दोनों के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, वो प्रोटीन से संश्लेषण से जितने भी संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए यानी जेनेटिक पदार्थ पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है, इसमें डीएनए भी मिलता है। ठीक है, और कोशिका का एकमात्र कोशिकांग जिसके अंतर्गत राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17 प्रकार के 17 प्रकार के और 80 प्रकार के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है
ध्यान रखना है 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो आंतरिक मेम्ब्रेन है, आंतरिक मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़ी होती है, इस प्रकार से मुड़ी रहती है, जिसको जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। मुड़ी हुई संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें डीएनए भी, मैट्रिक्स के अंतर्गत डीएनए भी मिलेंगे, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम में हमने आपको बताया इसमें 17 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। इन F1 पार्टिकल्स की खोज फर्नांडिस मोरल ने की थी, ठीक है। F1 पार्टिकल्स की खोज फर्नांडिस मोरल ने की थी और इसलिए इनको फर्नांडिस मोरल कण भी कहा जाता है, ठीक है। और F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से लेके 1 लाख जो है F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अभी F1 पार्टिकल्स का चूंकि अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आगे हम F1 पार्टिकल्स का कार्य क्या होता है इसको हम डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीसोम होते हैं या F1 पार्टिकल्स होते हैं, फर्नांडिस मोरल, इनको हम इन तीनों नामों से जानते हैं, F1 पार्टिकल्स, फर्नांडिस मोरल और ऑक्सीसोम, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जो है ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीकरण और फास्फोरिलीकरण, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों के लिए ये सतह प्रदान करता है, ठीक है। तो इतना हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। आगे बात करें इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की बनी होती है, ये पारगम होती है। किस प्रकार की होती है? पारगम होती है और एटीपी संश्लेषण एवं ऑक्सीकारक क्रियाओं से संबंधित इसके अंतर्गत एंजाइम पाए जाते हैं।